गाइस, नर्सिंग रिकेप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक सीरीज चालू की थी साइकेट्रिक के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था मैं पूरी साइकेट्रिक के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटली इल पर्सन कवर किया था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मतलब किस आधार पे जो मेंटल डिसऑर्डर या साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर है वो उनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वो पूरा पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर की बात करेंगे, फंक्शनल डिसऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने मेरी फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि 3 कंपोनेंट होते हैं पूरी साइकेट्रिक में जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, थॉट, इमोशन एंड एक्शन। ठीक है, इन्हीं तीनों से जो है पूरी जो साइकेट्रिक की डिसऑर्डर है, अगर इन तीनों में अगर कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाए तो इन तीनों के कारण ही पूरी जो साइकेट्रिक की डिसऑर्डर्स है वो बनते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको मेरी फर्स्ट क्लास में कि थॉट क्रिएट इमोशन, इमोशन क्रिएट एक्शन एंड एक्शन रीइंफोर्स थॉट। ठीक है, थॉट से इमोशन आएंगे, इमोशन से एक्शन करेगा बंदा, और जब एक्शन करेगा तो उसको खुशी मिलेगी, तो वापस कुछ अच्छा करने का उसको थॉट आएगा। ठीक है, और इन तीनों कंपोनेंट को मिला के अपन क्या बोलते हैं, किसी भी पर्सन का बिहेवियर। और बिहेवियर अच्छा है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है बंदे की वो भी अच्छी होगी, और पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर थॉट, इमोशन और एक्शन में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, ठीक है, थॉट, इमोशन और एक्शन में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, मतलब एबनॉर्मल EAT जो मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका। ठीक है, अगर एबनॉर्मलिटी आ जाए EAT में तो क्या होगा, अगर EAT एबनॉर्मल है तो उसका बिहेवियर भी एबनॉर्मल होगा, और अगर बिहेवियर एबनॉर्मल है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी एबनॉर्मल होगी। ठीक है, तो अब अपन पता लगाएंगे ये एबनॉर्मलिटी जो होती है, मतलब ये जो पर्सनैलिटी है या EAT है वो एबनॉर्मल हो क्यों रहा है। ठीक है, वाई एबनॉर्मल। ठीक है, तो वाई एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल है क्यों। ठीक है, ये हम इस क्लास में पता लगाएंगे। ठीक है, तो एबनॉर्मलिटी किसी भी चीज की अगर अपन को जड़ तक जाना है तो अपन को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसकी इटियोलॉजी। अगर हमको किसी भी डिसऑर्डर की इटियोलॉजी पता है तो हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इटियोलॉजी की बात करें मेंटल डिसऑर्डर की, तो इटियोलॉजी में भी अब किसी की नॉन होती है और किसी की अननोन होती है। ठीक है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर है वो इटियोलॉजी के बेस पे 2 में डिवाइड होता है। एक की इटियोलॉजी नॉन होगी, मतलब एक का अपन को कारण पता होगा, और एक की इटियोलॉजी अननोन होगी, मतलब एक का कारण अपन को पता नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें नॉन, जिन डिसऑर्डर की इटियोलॉजी नॉन होती है उनको क्या करते हैं अपन, अगर चलो मान लो किसी को ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, किसी की ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो गया है, ठीक है, किसी के इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज हो गए, तो अपन क्या करते हैं, लैब में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लैब में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी नॉन है तो अपन क्या करते हैं, उन डिसऑर्डर को लैब में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डायरिया हो गया, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, अपन ने इन्वेस्टिगेट कर लिया। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया तो ब्लड सैंपल लिया, इलेक्ट्रोलाइट चेक कर लिया। ठीक है, तो इटियोलॉजी नॉन है, मतलब उसको अपन लैब में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स में ही होते हैं। ट्रॉमा हुआ, न्यूरॉन एबनॉर्मल हो गए। ठीक है, कोई भी ऑक्सीजन वगैरह डिक्रीज हो गई अपने बॉडी में तो क्या हुआ, न्यूरॉन्स वगैरह में कुछ सिग्नल चेंजेस हो गए। ठीक है, उसकी वजह से हुआ। इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज हो गए, न्यूरॉन्स ने या तो ज्यादा या कम काम कर लिया, इस वजह से हो गया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, ब्लड लॉस हो गया, किसी कारणवश हेमरेज हो गया। ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, सिर में लग गई, न्यूरॉन्स एबनॉर्मल हो गए। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, उस वजह से क्या होता है कि इनकी जो ये जो डिसऑर्डर है इनकी क्या होती है, इटियोलॉजी नॉन होती है। ठीक है, और उनको अपन क्या करते हैं, लैब में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, और इनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, और 2 चीजें यहाँ ध्यान रखनी है कि एक जिसकी इटियोलॉजी नॉन है, दूसरा न्यूरॉन्स एबनॉर्मल है। ठीक है, तो इन चीजों इस चीज को अपन किस क्लासिफिकेशन में डालते हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर का जो मेन होता है वो क्या होता है, न्यूरॉन्स आर एबनॉर्मल एंड इटियोलॉजी इज नॉन। ठीक है, इटियोलॉजी तो होती है नॉन, लेकिन क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, ये होता है ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं
जिन डिसऑर्डर की ईटियोलॉजी अननोन होती है, ठीक है, अननोन होती है, अगर किसी की अपन को ईटियोलॉजी पता नहीं है तो अपन उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एग्जांपल स्ट्रेस मान लेते हैं, अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा तो अपन माप सकते हैं कि ऐसी कोई मशीन बनी क्या आज तक जो स्ट्रेस माप दी हो, नहीं बनी, ठीक है। तो जिन डिसऑर्डर की ईटियोलॉजी अननोन होती है, ठीक है, एग्जाम्पल स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस को अपन माप नहीं सकते, तो इनके न्यूरॉन्स तो नॉर्मल है, न्यूरॉन में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो इस ऐसे डिसऑर्डर को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिसऑर्डर, ठीक है। तो फंक्शनल डिसऑर्डर में क्या खासियत है, ईटियोलॉजी इज अननोन एंड न्यूरॉन्स आर नॉर्मल, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है फंक्शनल डिसऑर्डर के बारे में। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के बारे में क्या ध्यान रखना है, ईटियोलॉजी इज नॉन एंड न्यूरॉन्स आर एबनॉर्मल, ठीक है। एंड फंक्शनल डिसऑर्डर के बारे में क्या ध्यान रखना है कि ईटियोलॉजी तो अननोन है लेकिन न्यूरॉन्स आर नॉर्मल, ठीक है। तो ये चीज अभी ध्यान रखनी है, जब हम आगे इन डिसऑर्डर को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और भी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब बस अभी सिर्फ ये छोटा सा इंट्रो ध्यान रखना है कि ये डिसऑर्डर होते क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन अब मेंटल डिसऑर्डर को बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी, ठीक है, कितने में क्लासिफाई किया गया, दो में, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर एंड फंक्शनल डिसऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर की बात करें, ठीक है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर की बात करें तो इसके कुछ क्लासिकल साइंस होते हैं जिसकी मदद से अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर को पहचान लेते हैं, ठीक है, मतलब साइन सिम्टम देखते हैं, ठीक है। तो इसके जो मेन जो क्लासिकल सिम्टम होते हैं वो होते हैं डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, ठीक है, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, ठीक है। और हेलुसिनेशन में भी कौन सा सबसे ज्यादा, विजुअल हेलुसिनेशन जो होता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर का क्लासिकल साइन है, ठीक है। मतलब ये देखते ही आप पता लगा सकते हो कि इसको ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन आर क्लासिकल साइन ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर एंड हेलुसिनेशन में कौन सा, विजुअल हेलुसिनेशन, ठीक है। अब आपको पता है कि साइकेट्रिक की सबसे मेजर डिजीज सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया में भी क्या सिम्टम देखे जाते हैं, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, ठीक है। इसलिए इन दोनों सिम्टम को क्या बोला जाता है, साइकोटिक सिम्टम, मतलब साइकेट्रिक की सबसे बड़ी डिजीज में जो ये दोनों सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन दोनों सिम्टम को क्या बोला जाता है, साइकोटिक सिम्टम, ठीक है। यहां से ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में भी दो डिसऑर्डर, डेलीरियम और डिमेंशिया। अगर साइकोटिक सिम्टम, अगर जो साइकोटिक सिम्टम है वो 6 महीने से कम समय में या फिर सडन, मतलब अचानक अगर किसी पर्सन में प्रेजेंट होते हैं किसी एबनॉर्मलिटी के कारण या किसी ट्रॉमा के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डेलीरियम। और अगर 6 महीने से ज्यादा का टाइम है और ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे साइन और सिम्टम आ रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं डिमेंशिया, ठीक है। तो डेलीरियम और डिमेंशिया को अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक तो जो सडन प्रेजेंट होता है और 6 महीने से कम टाइम, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं डेलीरियम। और आपको पता है जो चीज जल्दी होती है मतलब कम टाइम में शो हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट फॉर्म या फिर एक्यूट डिजीज, ठीक है। तो डेलीरियम क्या है, एक एक्यूट डिजीज है, 6 महीने से कम टाइम में इसके साइन और सिम्टम दिखते हैं या फिर सडन साइन और सिम्टम दिख जाते हैं, ठीक है। दूसरा डिमेंशिया की बात करें अपन तो डिमेंशिया क्या है, ठीक है, डिमेंशिया जैसे कि मैंने आपको बताया 6 महीने से लंबे टाइम लेती है और ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे उसके साइन और सिम्टम दिखते हैं। तो अगर आपको पता है जो डिजीज लंबे समय तक चल रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज या फिर क्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। तो डेलीरियम को अपन क्या बोल सकते हैं, ये ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर की एक्यूट फॉर्म है और जो डिमेंशिया है वो क्या है, क्रॉनिक फॉर्म है, ठीक है। तो ये होता है डेलीरियम और डिमेंशिया, ठीक है। आपको बताया तो मैंने जो भी बताया आप, ठीक है। तो क्या होता है, थॉट इमोशन एक्शन 3 कंपोनेंट होते हैं। अगर इन दोनों में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो जो बिहेवियर है वो भी एबनॉर्मल, अगर किसी बंदे का एबनॉर्मल बिहेवियर है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी एबनॉर्मल होगी, ठीक है। अब वाई एबनॉर्मल, एबनॉर्मल होता क्यों है, ठीक है। तो किसी भी चीज को जानना है कि एबनॉर्मल क्यों होता है तो अपन क्या चेक करेंगे, उसकी ईटियोलॉजी के कारण क्या है इसके पीछे का, ठीक है। तो ओवरऑल डिसऑर्डर में क्या देखते हैं अपन, सब में ईटियोलॉजी देखते हैं, मतलब बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी जो ओवरऑल साइकेट्रिक के डिसऑर्डर वो क्लासिफाई हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला ईटियोलॉजी नॉन है और दूसरा ईटियोलॉजी अननोन है, ठीक है। नॉन की बात करें तो अगर किसी की ईटियोलॉजी नॉन है तो अपन उसको लैब में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज हो गया है किसी का, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो गया है, ब्लड लेवल डिक्रीज हो गया है, ट्रोमा हो गया किसी को,
तो ये सब क्या करते हैं अपन लैब में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, ऑल अफेक्ट ऑन न्यूरॉन, मतलब सबका जो इफेक्ट है न्यूरॉन के ऊपर होने की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं न्यूरॉन के ऊपर इफेक्ट करने की वजह से ही ये शो हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स आर एबनॉर्मल, मतलब जो एबनॉर्मल न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे डिसऑर्डर को अपन किस में डाला जाता है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक तो इटियोलॉजी नॉन होती है, दूसरा एबनॉर्मल न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन कौन से किस में क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में, ठीक है। दूसरा अपन बात करें अननोन की, अननोन की बात करें तो नॉन इन्वेस्टिगेट इन लैब, मतलब किसी की इटियोलॉजी अपन को पता ही नहीं है तो अपन इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या जब इटियोलॉजी नहीं पता है तो, ठीक है। तो जिनकी इटियोलॉजी अननोन होती है उनको अपन इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। और इसमें कोई अगर इटियोलॉजी, अब स्ट्रेस का क्या होता है, न्यूरॉन्स पे कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स आर नॉर्मल, न्यूरॉन्स नॉर्मल होते हैं। और ऐसे डिसऑर्डर को अपन किस में क्लासिफाई करते हैं, फंक्शनल डिसऑर्डर्स में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर के बारे में दो चीज ध्यान रखनी है, इटियोलॉजी नॉन एंड न्यूरॉन्स आर एबनॉर्मल। और फंक्शनल डिसऑर्डर में भी दो चीज ध्यान रखनी, इटियोलॉजी अननोन एंड न्यूरॉन्स आर नॉर्मल, ठीक है। फिर बात करते हैं अब बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, बेस्ड ऑन इटियोलॉजी मेंटल डिसऑर्डर को दो में क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर एंड फंक्शनल डिसऑर्डर, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में मेनली क्लासिकल साइन देखे जाते हैं दो, जिसको अपन बोलते हैं डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। और हेलुसिनेशन में भी कौन सा, विजुअल हेलुसिनेशन देखा जाता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में मोस्टली, ठीक है। तो बोथ आर कॉल्ड साइकोटिक सिम्टम। साइकोटिक सिम्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो साइकियाट्री की सबसे मेजर डिजीज है सिजोफ्रेनिया, उसमें भी ये दोनों साइन और सिम्टम देखे जाते हैं, इसलिए इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, साइकोटिक सिम्टम। और अगर साइकोटिक सिम्टम्स 6 महीने से कम समय में दिख रहे हैं और सडन दिख रहे हैं, मतलब हाथों हाथ सडन, ठीक है, सडन दिख रहे हैं, या फिर 6 महीने से कम टाइम में अगर किसी पर्सन में शो हो रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं डेलीरियम। और आपको पता है जो कोई भी डिजीज अगर कम टाइम में शो हो रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट। एक्यूट क्या होता है, कम समय में जो होने वाली चीज है उसके लिए यूज हो मतलब किया जाता है, ठीक है। दूसरा अपन बात करें अगर साइकोटिक सिम्टम 6 महीने से ज्यादा का समय ले रहे हैं तो ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे शो हो रहे हैं किसी पर्सन में, मतलब धीरे धीरे किसी बंदे में डिल्यूजन और हेलुसिनेशन आ रहा है और 6 महीने से ज्यादा का टाइम ले रहा है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिमेंशिया। और आपको पता है जो चीज लंबे समय तक खींची जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉनिक। तो डेलीरियम क्या होगी, एक्यूट फॉर्म, एंड डिमेंशिया क्या होगी, क्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शनल डिसऑर्डर क्या होते हैं, इसमें हम सिजोफ्रेनिया की बात करेंगे और भी डिजीज की बात करेंगे, ठीक है। मोस्टली सिजोफ्रेनिया पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, इसमें। तो ये होता है एक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। आगे की क्लासों में हम पूरा ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, डेलीरियम, डिमेंशिया बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा आगे वाली क्लासों में कि कौन सा डिसऑर्डर किस में क्लासिफाई किया गया है, क्यों किया गया है, ये मैं पूरा आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शनल डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।